गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 7वां अध्याय, जिसका नाम है वृक्षों की महिमा। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े, जहां हमने जाना था वृक्षों के बचाव के लिए या वृक्षों के संरक्षण के लिए जो चलाए गए आंदोलन हैं, चाहे वो अमृता देवी वाला आंदोलन हो या फिर हमने जाना था कि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाए गए चिपको आंदोलन के बारे में। यानी बच्चों हमने ये समझ बनाई थी कि जो वृक्ष संरक्षण है वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसके लिए हमारे राजस्थान में प्राचीन समय से ही हमारी संस्कृति में भी वृक्षों के संरक्षण को बड़ा महत्व दिया गया है। प्यारे बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और हम आज के इस अध्याय में, आज के इस भाग में हम ये जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि क्या वृक्षों को संरक्षण करने के लिए जैसे ओरण, गोचर या चरागाह भूमि बनाई जाती है, क्या उसी प्रकार जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए भी क्या कोई विशेष या हम कह सकते हैं कोई विशेष संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया जाता है? अगर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? और राजस्थान में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं या किन किन जिलों में ये संरक्षित क्षेत्र पाए गए हैं, उनके बारे में बच्चों आज के इस भाग में हम चर्चा करने वाले हैं। आज की कक्षा में बच्चों हम जानकारी प्राप्त करेंगे कुछ ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के बारे में जो जीव जंतुओं के लिए विशेष रूप से संरक्षित किए गए हैं। इन क्षेत्रों को कहा जाता है बच्चों अभयारण्य। और बच्चों अभयारण्य की जानकारी प्राप्त करने से पहले हम शुरू करते हैं आज की इस कक्षा में कुछ आसान से प्रश्नों को। तो देखो बच्चों, चर्चा कीजिए में बच्चों हमसे पूछा है जंगल किसे कहते हैं, यानी जंगल होता क्या है। हमने काफ़ी सुना है काफ़ी बड़े जंगल होते हैं, जंगल में जंगली जीव रहते हैं, पर ये जंगल होता क्या है? तो हम क्या कह सकते हैं, जंगल वह क्षेत्र होता है जहाँ बहुत अधिक पेड़ पौधे तथा जीव जंतु रहते हैं। यानी ऐसा स्थान जहाँ पर काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे होंगे, काफ़ी सारे जीव जंतु होंगे, उसे हम जंगल कह सकते हैं। तो देखो बच्चों अगला प्रश्न, जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा? मतलब बच्चों अगर जंगल में पेड़ पौधे या वृक्ष ही नहीं रहेंगे, उनकी कमी हो जाएगी, तो उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो हम क्या कह सकते हैं कि जंगल में वृक्षों की कमी से हमें वृक्षों से मिलने वाले लाभ जैसे फल, फूल, सब्जियां, औषधि, लकड़ियां और साथ ही साथ हमें जो प्राणवायु है यानी ऑक्सीजन है वो भी उचित प्रकार से या पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये सारे लाभ हमें वृक्षों से मिलते हैं और अगर जंगल में वृक्षों की कमी हो जाएगी तो ये सारे लाभ हमें नहीं मिल पाएंगे। साथ ही साथ देखो बच्चों, जो जीव जंतु हैं उनके आवास व भोजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने ये पिछले अध्यायों में ये जानकारी प्राप्त की थी कि काफ़ी सारे जो जीव जंतु हैं वो अपना आवास पेड़ पौधों पर ही बनाते हैं और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि जो पेड़ पौधे हैं वो जीव जंतुओं के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अगर जंगल में वृक्षों की कमी हो जाएगी तो जो जीव जंतु हैं उन्हें भोजन और आवास की समस्या से गुजरना पड़ेगा। तो चलो बच्चों देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या होता है? यानी हमें ये तो पता चला कि जंगल में वृक्ष तो होते हैं, उसके अलावा जंगल में और क्या होगा? जंगल में होंगे जंगली जानवर। तो हम क्या लिखेंगे? जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जंगल में वृक्षों के अलावा कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या आप अपने विद्यालय में पौधे लगाते हैं? हमसे पूछा है कि क्या आप अपने विद्यालय में वृक्षारोपण करते हैं या पौधे लगाते हैं? तो हम क्या कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हम हमारे विद्यालय में पेड़ पौधे लगाते हैं। तो देखा बच्चों कितने आसानी से हमने इन सारे प्रश्नों पर चर्चाएं की और इनके आंसर पता किए। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं? यानी बच्चों हमें यहाँ पर वो तरीके या वो उपाय बताने हैं या वो कार्य बताने हैं जिनके द्वारा हम पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। तो हम क्या क्या कह सकते हैं? देखो, हम पेड़ पौधों को समय समय पर पानी व खाद देते हैं, उनकी कटाई छटाई का ध्यान रखते हैं और समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके उनकी देखभाल करते हैं। यानी ये वो कार्य हैं बच्चों जिनके द्वारा हम जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी देखभाल का कार्य करते हैं। जैसे उन्हें समय समय पर पानी देना, खाद देना, और ये भी कैसे देना है? उचित मात्रा में, यानी जितनी आवश्यकता होगी उतना ही देना है। उसके
उसके अलावा देखो उनकी कटाई छटाई का भी ध्यान रखना है। कटाई और छटाई यानी जो बेकार के पौधे पेड़ पौधे आसपास उग जाते हैं उन पेड़ पौधों के उन्हें हटाना है। साथ ही साथ अगर वृक्ष की जो पत्तियां जो खराब हो रही हैं पीली पड़ जाती हैं, देखा होगा ना आपने, उनको हटाना है। यानी हमें कटाई और छटाई का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ बच्चों अगर पेड़ पौधों में कोई बीमारी का हमें पता चलता है तो विशेषज्ञ से राय लेकर के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करेंगे। तो ये सारे वो कार्य हैं जिनके द्वारा हम वृक्षों की देखभाल करते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने कितनी आसानी से इतने सारे प्रश्नों पर चर्चा की है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं आगे और पाठ में हम जानकारी प्राप्त करते हैं अभयारण्य के बारे में। तो देखो बच्चों, अभयारण्य होता क्या है? बच्चों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अभयारण्य होता क्या है। तो देखो, अभयारण्य सरकार अथवा किसी संस्था द्वारा संरक्षित क्षेत्र जिसमें वन्य जीव विचरण कर सके, अभयारण्य कहलाता है। यानी बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि मानव के द्वारा ही नहीं अपितु जो सरकार हैं, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, इन सब के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा एक क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है और इस क्षेत्र में जो जीव जंतु हैं वो बिना किसी बाधा के बड़े आराम से विचरण कर पाते हैं और इसे ही हम कहते हैं अभयारण्य। यानी ऐसा स्थान जिसमें जीव जंतु अभय होकर के बिना किसी डर के घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, उसे हम अभयारण्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, जैसे रणथंभौर अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, ये सब वो अभयारण्य हैं, वो संरक्षित क्षेत्र हैं जहां जीव जंतु बड़े आराम से विचरण करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं रणथंभौर अभयारण्य की इमेज है, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जीव जंतु यानी जो टाइगर है वो कितने आराम से बिना डरे हुए बैठा हुआ है, विचरण कर रहा है। यानी हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं अभयारण्य वो क्षेत्र होंगे जो सरकार अथवा किसी संस्था के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं और इनमें जो जीव जंतु हैं वो बड़े ही आराम से बिना डरे विचरण कर पाते हैं, इसीलिए इन्हें अभयारण्य कहा जाता है। और इसके उदाहरण जैसे रणथंभौर, सरिस्का इत्यादि। तो चलो बच्चों अब और जानकारी प्राप्त करते हैं इन अभयारण्यों के बारे में और साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि राजस्थान में हमारे ऐसे कौन कौन से अभयारण्य हैं या ऐसे कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पर जीव जंतु बड़े आराम से रहते हैं। तो देखो बच्चों, आप यहां देख पा रहे हैं हमारे राजस्थान की इमेज दिख रहा है ना सभी को, ये हमारे राजस्थान का नक्शा है। इसमें हम सभी जिलों को देख पा रहे हैं, जैसे गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, बीकानेर, चूरू, इन सबको हम बड़े आराम से देख पा रहे हैं। जैसे बच्चों यहाँ जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है जैसे चूरू में है ताल छापर, ऐसे ही बच्चों आप देख पा रहे हैं अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के जो जीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो बनाए हुए हैं। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है। जैसे सरिस्का, अगर हमें कोई पूछे सरिस्का कहाँ है तो इसकी स्थिति होगी अलवर में। ऐसे ही बच्चों जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? जैसलमेर और बाड़मेर में। इसी प्रकार देखो माउंट आबू सिरोही में। यानी बच्चों हम क्या समझ पा रहे हैं कि राजस्थान में लगभग हर जिले में ऐसे संरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं, जहां देख पा रहे हैं ना हम कितने सारे हमारे यहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं जिनको वन्य जीवों के लिए संरक्षित कर दिया गया है। तो बच्चों हमने ये जाना कि हमारे राजस्थान में इतने सारे जीव संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें हम कई नामों से जान रहे हैं। देखो ताल छापर चूरू में, सरिस्का अलवर में, बंद बैठा भरतपुर में, कैला देवी करौली में। ये बच्चों जीवों के संरक्षण के लिए या जीव जंतु बड़े आराम से इन क्षेत्रों में रह सकें, इसके लिए इन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है। तो चलो बच्चों हमने ये जानकारी तो प्राप्त की कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के अभयारण्य पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम एक आसान से प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखो बच्चों हमसे कहा गया है कि यहाँ देखिए नीचे तालिका में राजस्थान के अभयारण्य दिए गए हैं। प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर एक तालिका दी हुई है और उसमें हमें पता चला है कि पहले कॉलम में हमें कहा गया है उद्यान या अभयारण्य का नाम। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना आप, ये सब अभयारण्यों के नाम हैं और उसके सामने वाले कॉलम में जिलों के नाम दिए गए हैं। यानी बच्चों देखो उनके सामने उन जिलों के नाम हैं जहां वे स्थित हैं। एक तरफ अभयारण्य हैं, एक तरफ उनकी स्थिति वाले जिले हैं जहां पर ये अभयारण्य स्थित हैं। हमें क्या करना है कि राजस्थान का मानचित्र लेकर के उन जिलों को अंकित करो जहां ये अभयारण्य स्थित हैं। यानी हमें राजस्थान का मानचित्र लेना है और इन जिलों में इन अभयारण्यों की स्थिति को बताना है। तो चलो बच्चों
इस प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, राजस्थान का मैप दिख रहा है ना सभी को, हमने ले लिया है राजस्थान का एक प्यारा सा मैप जिसमें सभी जिलों को हम देख पा रहे हैं। दिख रहे हैं ना सभी को, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सभी जिलों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, प्रश्न में हमें सबसे पहले पता करना है सवाई माधोपुर जिले का, जिसमें कौन सा अभ्यारण्य होगा, रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो बच्चों, हम नक्शे पे चलेंगे और हमने पता किया ये रहा हमारा सवाई माधोपुर और यहाँ होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब बच्चों दूसरे उद्यान का पता करते हैं, वो कहाँ स्थित होगा, भरतपुर में, और उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार। तो हमें पता करना है नक्शे पे भरतपुर किस तरफ है, ये देखो ये रहा भरतपुर, हमने पता किया भरतपुर का, और यहाँ पर होगा हमारा घना पक्षी विहार। बच्चों अब देखते हैं हमारी तालिका को, इसमें आगे हमसे पूछा है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो 2 जिलों में है, जैसलमेर और बाड़मेर में। सबसे पहले हमें नक्शे में ये पता करना है कि जैसलमेर कहाँ है और बाड़मेर कहाँ है, और इन दोनों जिलों में फैला हुआ है हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो देखा हमने कितनी आसानी से नक्शे पर इनकी स्थिति को पता किया है। अब बच्चों चलते हैं हम हमारी अगली उद्यान पर, और हमारा अगला उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, जो स्थापित है या स्थित है अलवर में। तो हमें नक्शे में सबसे पहले पता करना है अलवर का, और हमने पता किया ये रहा अलवर, और यहाँ पर होगा हमारा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो देखा बच्चों आपने, हमने किस प्रकार से नक्शे का उपयोग किया, नक्शे में हमने जिलों की स्थिति के बारे में जाना कि कैसे हम नक्शे में ये पता कर पाते हैं कि कौन सा जिला कहाँ है, और साथ ही साथ हमने इतने सारे जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य हैं उनके बारे में, उनकी स्थिति के बारे में भी पता किया। जैसे हमने यह भी जाना कि कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान होंगे जो 1 से ज़्यादा जिलों में भी फैले हुए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की कि जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा या किसी संस्था के द्वारा अभ्यारण्यों की स्थापना या अभ्यारण्यों को बनाया जाता है, उनके लिए क्षेत्र संरक्षित किया जाता है, जिसमें कि ये वन्यजीव बड़े आराम से अपने निर्भय होकर के बिना डरे बड़े आराम से विचरण करते हैं। और राजस्थान के जो विभिन्न अभ्यारण्य हैं उनके बारे में भी आज की कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।